नक्षत्रों की सीरीज में हमारा अगला पड़ाव है मृगशीर्ष नक्षत्र, जिसे मृगशिरा भी कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है डियर्स हेड, यानी कि एक मृग का सिर। तो आखिर इस नक्षत्र का मतलब क्या होता है और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की, हाउसेस की और उसके साथ साथ ही नक्षत्रों की सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मृगशीर्ष नक्षत्र के पहले भाग के बारे में। यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके सिंबोलिज्म्स कौन कौन से होते हैं और ये नक्षत्र रिप्रेजेंट क्या करता है। उसके बाद दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि इसके इंटरप्रिटेशंस कैसे होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मे जातक किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस नक्षत्र की कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। मृगशीर्ष नक्षत्र जो होता है वो दरअसल वृषभ राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है। हर नक्षत्र की तरह इसके भी 4 पद होते हैं। पहले 2 पद जो होते हैं वो वृषभ राशि में होते हैं और जो बाकी के 2 पद होते हैं वो होते हैं मिथुन राशि में। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र पद 1 और 2 वृषभ राशि का हिस्सा होते हैं और पद 3 और 4 मिथुन राशि का हिस्सा होते हैं। यही वजह होती है कि आपको दोनों जो सेट्स होते हैं पदों के, उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कुंडली में शुक्र की और बुध की स्थिति क्या है। अगर आपका जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है और उसके साथ साथ आपकी जो राशि है वो वृषभ है, तो आपको थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको अपनी कुंडली में शुक्र की पोजीशन को चेक करना होगा। और अगर पद ये 3 या 4 में आपका जन्म हुआ है, यानी कि मिथुन राशि में जन्म हुआ है, तो फिर आपको अपनी कुंडली में बुध की स्थिति को देखना होगा। इसके साथ साथ ही याद रखिए कि ये मंगल ग्रह का नक्षत्र है। यही वजह होती है कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है उसको देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल, यानी कि इस नक्षत्र को मंगल ग्रह रूल करते हैं और ज्यादातर जो आपको इसमें क्वालिटीज देखने को मिलेंगी वो मंगल की ही देखने को मिलेंगी। लेकिन इस नक्षत्र का देवता वो कौन है? वो है सोम, यानी कि चंद्रमा। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा और मंगल जो है वो काफी अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर काफी अलग अलग प्रकार की एनर्जीज भी देखने को मिलती है। इसका जो तत्व होता है वो होता है वायु। इसका पुरुषार्थ होता है मोक्ष। इसका जो गुण होता है वो होता है तामसिक। गण होता है देवता। इस नक्षत्र का सिंबल है मृग का सिर, यानी कि मृग शीर्ष। और इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक दोष है वो हो जाता है पित्त दोष। अब आप इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी विरोधाभासी सी चीजें हैं। एक तरफ तो हमें मंगल जैसा यहाँ पर ग्रह देखने को मिल रहा है जो इस नक्षत्र का स्वामी है, जो बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है, बहुत तेजी से काम करता है, वॉरियर टाइप का प्लैनेट है। और दूसरी ओर इसका जो देवता है वो हो जाता है सोम, यानी कि चंद्रमा, जो अपने आप में बहुत ही सौम्य देवता है। क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं, रोमांटिक एंड इरोटिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का जो मेल होता है वो कैसे होता है? देखिए, बहुत सिंपल बात होती है। एक तरफ तो ये लोग प्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि आगे बढ़कर काम करने में इन लोगों का यकीन होता है। क्यों? मंगल की वजह से। यानी कि ये जो भी काम करते हैं आगे बढ़कर करना चाहते हैं, दूसरों के बीच में अपना दबदबा रखना चाहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर ये रखना चाहते हैं, उसमें कोई कमी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर इन लोगों को, इनका पीयर ग्रुप है, इनका सर्कल है, उसमें ढंग से इज्जत ना मिले या लोग इनके दबदबे में आकर ना रहें तो इन्हें अच्छा नहीं लगता और उसके लिए फिर ये काफी सारी कोशिशें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोम का भी इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा का भी इन्फ्लुएंस है, इसलिए क्या होता है कि इनकी जो आउटवर्ड पर्सनैलिटी होती है वो काफी ज्यादा सौम्य होती है, काफी ज्यादा प्लीजिंग होती है। आप देखेंगे कि जो पहले 2 पदों में, यानी वृषभ राशि में जन्मे लोग हैं इसी नक्षत्र के अंदर, उनके अंदर ये मंगल की क्वालिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने में मिलती हैं। और जो दूसरे 2 पदों में जन्मे लोग हैं, मिथुन राशि में जन्मे लोग हैं,
उनके अंदर सोम की क्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वाई? बिकॉज मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध के पिता होते हैं सोम यानी कि चंद्रमा। साथ ही साथ चंद्रमा और बुध दोनों ही काफी चंचल ग्रह होते हैं, और इनकी पोजिशंस और इनकी जो लाइफ में गोल्स होते हैं या क्या पाना चाहते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कैसे लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़कर काम भी करते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, एग्रेसिवली चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही एक प्लीजिंग पर्सनालिटी मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि जिनको देखकर आप डर जाए। यू वुड लाइक टू टॉक टू दीज पीपल, आप इन लोगों से बात करना चाहते हैं, इनके मित्र होना चाहते हैं, इनके साथ आप लोग सामाजिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इट इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी इन्हें चंद्रमा का भी आशीर्वाद मिल रहा है और मंगल का भी आशीर्वाद मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इस तरह की विरोधाभासी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने में आती हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका जो तामसिक गुण है या जो पित्त इसका दोष है वो कहाँ से आ रहा है। वो तो नेचुरल सी बात है कि मंगल की वजह से ही आ रहा है। याद रखिए कि जब मंगल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो तामसिकता का बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इवेंचुअली मंगल एक क्रूर ग्रह है। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी क्रूरता भी है मंगल की, अगर आपने उसको कंट्रोल में रखा, अगर आपने अपने एग्रेशन को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ने दिया, अपने ईगो को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ने दिया, तो इस तामसिकता पर कंट्रोल पाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने मंगल को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई तुझे जो करना है कर, जिससे जलना है जल, जिससे कुड़ना है कुड़, इन दैट केस तामसिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड हमें ऐसा देखने में आता है कि जो लोग मृगशीर्ष नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखना शुरू कर देते हैं, दूसरों से जलते हैं, कुड़ते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। तो इस तरह की चीजें भी देखने में आती हैं। इन लोगों में कंपटीशन की भावना बहुत आम होती है, यानी ये कॉम्पीट करना चाहते हैं दूसरों के साथ, ये तो डन है। दे वॉन्ट टू कम्पीट विद पीपल, ये चाहते हैं कि समाज में भाई इनका नाम हो, इनका दबदबा हो। इसलिए जहां पर भी कंपटीशन का इनका कोई मौका मिले तो उस मौके को ये छोड़ते नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये लोग हमेशा फ्रेंडली कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। अगर मंगल की पोजीशन बहुत ही खराब ना हो, इन दैट केस इनका कंपटीशन जो होता है हमेशा फ्रेंडली होता है। मान लीजिए अगर आप रेस कर रहे हैं तो रेस के मैदान तक ही ये आपको हराने की कोशिश करेंगे। जैसे ही रेस खत्म होती है उसके बाद दे विल बी फ्रेंड्स अगेन, बट हाँ, रेस के मैदान में ही आपको नहीं छोड़ेंगे, आपसे आगे निकलने के लिए हर चीज अपनी करेंगे। और इसके अलावा अगर मंगल की पोजीशन यहाँ पर खराब हो जाती है, इन दैट केस ये ना सिर्फ रेस के मैदान में कॉम्पिटिटिव होंगे, बल्कि अगर आप गलती से इनसे जीत गए तो फिर ये आपके प्रति द्वेष रखना शुरू कर देते हैं। गलती से अगर ये आपसे जीत गए तो इन दैट केस ये आपको थोड़ा नीचा भी दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सट्रीम केसेस में होता है जब मंगल की पोजीशन बहुत ही खराब हो, या फिर मंगल के साथ दूसरे क्रूर ग्रह भी आकर इकट्ठे हो गए हों। इस नक्षत्र के साथ दो अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं, वो मैं दोनों आपको बता देती हूँ। ये दोनों कहानियां, आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह का आपका फैमिली में चलन चलता आ रहा है, किस तरह की आपकी कम्युनिटी में कहानियां चलती आ रही हैं, उसके साथ कनेक्टेड होता है। सो बोथ दी स्टोरीज आर कनेक्टेड। तो स्टोरी नंबर 1 जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि मृग शीर्ष, यानी कि मृगों का सिर। तो अब मृगों का सिर इस तरह से कहने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? इस नक्षत्र का सिंबल इस तरीके से बनाने का क्या मतलब है, जबकि ये पूरा का पूरा नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में भी नहीं है, वो आधा वृषभ में है और आधा मिथुन राशि में है। अब मिथुन का सिंबल कुछ और ही होता है, वहां पर आपको 2 ट्विंस देखने को मिल जाते हैं, और वृषभ का सिंबल भी कुछ और होता है, वहां पर आपको एक ऑक्स देखने को मिल जाता है, बुल देखने को मिल जाता है। तो अगेन ये जो नक्षत्र है जो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, ये मृगों को क्यों दर्शाता है? दरअसल इस नक्षत्र के देवता सोम के साथ इस चीज का जुड़ाव है। याद रखिए कि जब सूर्य आता है मृगशिरा नक्षत्र में तो उस समय वो कहाँ होता है, या तो टॉरस में होता है या जेमिनाई में होता है। इस समय पर आपको बादल देखने को मिलते हैं। मृग जो होते हैं वो सोम का रथ खींचते हैं, यानी चंद्रमा का जो रथ खींचते हैं वो कौन होते हैं? मृग होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य का रथ घोड़े खींचते हैं, उसी प्रकार से सोम का रथ मृग खींचते हैं, डियर्स खींचते हैं। इसीलिए जब भी आपको ये डियर हेड दिखे, यानी कि सूर्य जब इस नक्षत्र में आए, तो इस बात का इंडिकेशन होता है कि कुछ समय बाद बारिश आने वाली है। इस समय पर आपको बादल आसमान में हमेशा नजर आते हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले बादल नहीं होते हैं। ये बादल बारिश के पहले वाले बादल होते हैं, और मोस्टली इनका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, स्नो व्हाइट क्लाउड्स।
क्योंकि चंद्रमा का कलर भी स्नो वाइट होता है। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारी एस्ट्रोनॉमी के साथ, हमारी ऋतुओं के साथ ही जुड़ी हुई हैं। अब आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि सूर्य होते हैं वृषभ राशि में और जिमिनाई राशि में समवेयर टुवर्ड्स मई जून। तो इस समय पर आपको बहुत अर्ली शावर्स देखने को मिल जाते हैं मॉनसून के, लेकिन ये कभी भी प्रोमिनेंट शावर्स में कन्वर्ट नहीं होते। ये बस छुटपुट आपको रेन्स की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, दैट्स इट। असली जो रेन्स होती हैं वो होती हैं अर्द्रा नक्षत्र और उसके बाद वाले नक्षत्रों में। एंड अर्द्रा नक्षत्र या आर्द्र नक्षत्र जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज वेट, गीला हो कोई चीज, या ह्यूमिडिटी हो। ओके, जब आसमान में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि आर्द्रता बढ़ रही है। तो जैसे ही सन आर्द्र नक्षत्र में चले जाते हैं वैसे ही उमस बढ़नी शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, एंड इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट रेनफॉल इज समवेयर अराउंड द कॉर्नर। तो ठीक उसी प्रकार से मृगशीर्ष जो नक्षत्र है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि सोम का जो रथ है वो अब चल पड़ा है, वो आगे की तरफ आ रहा है। और सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी हेवनली रेनफॉल, राइट। तो वो हेवनली रेनफॉल का जो रथ है वो अब चल पड़ा है और वो आपकी तरफ आने वाला है। और वो आपकी तरफ कब आएगा? जब बरसात का मौसम आ जाएगा। तो बरसात के मौसम के जो अर्ली शावर्स के इंडिकेशंस होते हैं वो हमें इस नक्षत्र में देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट। एंड आप जानते ही होंगे कि अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग जो प्लैनेट्स होते हैं उनके ट्रांजिट्स के हमारे जीवन पर, बरसात पर, मौसम पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो अगेन ये सब चीज़ें हम जब आर्द्र नक्षत्र में जाएंगे तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आर्द्र नक्षत्र आपको रेनफॉल का इंडिकेशन देता है, दैट रेनफॉल इज समवेयर अराउंड द कॉर्नर एंड इट इज गोइंग टू कम। इस नक्षत्र के साथ एक दूसरी कहानी जो जुड़ी हुई है वो है दक्ष प्रजापति और माँ सती की। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती के शिव जी के साथ विवाह को लेकर खुश नहीं थे। उनको लगता था कि शिव तो अघोरी हैं, तो उनके साथ भाई मेरी महलों में पली हुई बेटी किस तरह से रहेगी। तो उन्हें शिव जी कभी भी एक दामाद के रूप में पसंद नहीं थे। तो एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ कराया और उसमें उन्होंने शिव जी को और माँ सती को नहीं बुलाया। तो माँ सती ने अपने पति यानी शिव जी से आग्रह किया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ, बुलाना भूल गए होंगे, लेकिन मेरे वहां जाने से कुछ बदलने नहीं वाला है, कुछ गलत नहीं होने वाला। शिव जी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें इनविटेशन नहीं भेजा, हमें बुलाया नहीं, इसलिए हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन उस समय पर माँ सती पिता के मुंह में बंधी हुई थी। उन्हें लगा कि उनकी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा और अगर वो बिना इनविटेशन के जाएंगी तो भी उनके पिता नाराज नहीं होंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पिता ने उनके पति का बहुत अपमान किया, उनको बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली, बहुत खरी खोटी सुनाई। तो क्या होता है कि सती परेशान होकर, गुस्से में आकर यज्ञ कुंड में जाकर वो अग्नि में कूद जाती हैं, जिसकी वजह से शी डाइज। अब क्या होता है कि जब शिव जी को पता लगता है तो फिर वो तांडव करना शुरू कर देते हैं और सती का जो शरीर होता है उसको अपने कंधे पर रखकर तांडव शुरू कर देते हैं। इसी बीच में कहा जाता है कि क्योंकि सती यज्ञ कुंड में जाकर भस्म हो गई थी, उन्होंने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने आप को जला दिया था, इस वजह से शिव जी यज्ञ से बहुत नाराज थे, यज्ञ पुरुष से बहुत नाराज थे और उन्होंने इस वजह से यज्ञ पुरुष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और फिर कहीं बाद में जाकर ये जो सिर है, ओके, जो शीर्ष है, ये जाकर कहीं एक नक्षत्र के रूप में आसमान में स्थापित हो गया। तो इसीलिए भी इसे मृग शीर्ष कहा जाता है, शीर्ष यानी सर, या मृगशिरा भी कहते हैं। अगेन दोनों का ही इंडिकेशन सेम है कि सिर। तो ये एक दूसरी कहानी है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। ये नक्षत्र पेड़ पौधों के साथ यानी प्लांट्स के साथ भी बहुत डीपली जुड़ा हुआ होता है, लेकिन खास तौर पे ऐसे प्लांट्स के साथ जिनकी पत्तियों से, जिनके बार्क से या जिनके फूलों से बहुत ही मनमोहक सुगंध आती हो। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके साथ जो मृगशीर्ष नक्षत्र है उनका गहरा जुड़ाव होता है। इस नक्षत्र का गण तो देव होता है, इसीलिए इन लोगों के अंदर देवगण की जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं वो काफी होती है। यही वजह होती है कि आप इनके अंदर अच्छी चार्मिंग पर्सनालिटी हमेशा इनके अंदर देखने को मिलती है, चाहे मंगल की पोजीशन ठीक हो या ना हो। अगर आपके चंद्रमा की पोजीशन ठीक है तो समाज में आपको इन जनरल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बिकॉज यू हैव अ जनरली चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं।
उसके साथ साथ ही आपका पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष होता है। लेकिन ये ऐसा मोक्ष नहीं होता जो कि दुनिया से दूर भागकर पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब 14 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में आपको लगा कि भाई ये संसार मेरे लिए नहीं है एंड आई वांट टू गो आउट, मैं तो साधु बन जाऊंगा, सब चीज़ों को छोड़ दूंगा। इस तरह से नहीं होता। आपका जो मोक्ष होता है वो आता है सांसारिक गतिविधियों के थ्रू। यानी कि आपको संसार में रहना है, सांसारिक गतिविधियां करनी है और सांसारिक गतिविधियां करते हुए ही मोक्ष की ओर आपको बढ़ते चले जाना है। ये नक्षत्र बताता है। इस बात का ध्यान रखिए कि मोक्ष को पाने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। मोक्ष को पाने के अलग अलग तरीके होते हैं। और क्योंकि आपके अंदर पित्त की फायर होती है, कुछ कुछ तामसिकता भी होती है और मंगल भी होता है, इसीलिए सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर केवल हरि भजन में लग जाना, हिमालय चले जाना या गंगा किनारे बैठ जाना आपके लिए इतना भी आसान नहीं होता जितना आपको लगता है। तो मोक्ष का रास्ता आपके लिए सांसारिकता से होकर ही गुजरता है। तो ये तो हो गई इस नक्षत्र के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब हम बात करेंगे इस नक्षत्र के इंटरप्रिटेशंस की, यानी कि जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है, मृगशीर्ष नक्षत्र में होता है, आखिर वो लोग होते कैसे हैं और उन्हें लाइफ में क्या क्या करना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मी स्त्रियां कैसी होती हैं, पुरुष कैसे होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कंसल्टेशंस चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, टॉक टू माई टीम। मेंबरशिप्स लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप के ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर यूट्यूब मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन भी है, उसको भी आप दबा सकते हैं एंड आपको काफ़ी सारे यूट्यूब मेंबरशिप के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई मृगशिरा नक्षत्र पार्ट 1 की बात। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।